हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है ऊतक यानी टिश्यू, अध्याय 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आरएच कारक के बारे में डिस्कस करेंगे, आरएच फैक्टर के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। नाम है लैंडस्टीनर और विनर। इन दोनों ने 1940 में रिसस बंदर में विशेष प्रकार के प्रोटीन के रूप में आरएच कारक की खोज की, आरएच फैक्टर की खोज की, जो प्रतिजैविक से संबंधित होता है, और इसीलिए इन एंटीजन का नामकरण आरएच कारक किया गया, आरएच फैक्टर किया गया। देखिए, जिन व्यक्ति के रक्त में यह प्रोटीन नहीं पाया जाता उन्हें आरएच निगेटिव कहते हैं, और जिनके रक्त में यह प्रोटीन पाया जाता है उन्हें आरएच पॉजिटिव कहा जाता है। आरएच पॉजिटिव रक्त वाले व्यक्ति आरएच निगेटिव वाले व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता है, यानी आरएच रक्त वाले व्यक्ति आरएच पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ही रक्त दे सकता है। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने संयोजी ऊतक के बारे में डिस्कस किया था। इसके 3 भाग थे, तरल या सनवनीय संयोजी ऊतक, वास्तविक संयोजी ऊतक और कंकाल ऊतक। तो संयोजिक ऊतक में जो पहला था तरल या सनवनीय संयोजी ऊतक, इसके बारे में बेहतरीन ढंग से हम लोगों ने डिस्कस किया था। और तरल या सनवनीय संयोजिक ऊतक के 2 भाग थे, लसिका, रुधिर, इनके बारे में भी अच्छे से डिस्कस किया था। दूसरा जो संयोजी ऊतक के जो दूसरा भाग है वो है वास्तविक संयोजी ऊतक। वास्तविक संयोजिक ऊतक के 4 वर्ग हैं। कौन कौन से? तो जालवत संयोजी ऊतक, ठीक है, इसके बाद दूसरा है रंजकीय संयोजी ऊतक, शिथिल संयोजी ऊतक, और चौथा है आपका सघन संयोजी ऊतक। देखिए, शिथिल संयोजी ऊतक के 2 वर्ग हैं, एरियोलर और वसा संयोजी ऊतक। इन सभी के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। प्रॉपर कनेक्टिव जो टिश्यू है वास्तविक संयोजी ऊतक, इस प्रकार के ऊतकों में अत्यधिक अंतरकोशिकीय पदार्थ भरा होता है, जिसे अधात्री यानी मैट्रिक्स कहते हैं, और ये पदार्थ रेशेदार दिखाई देते हैं। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको अमीनो, ग्लाइकेन्स और तंतु भी उपस्थित होते हैं। इनका जो वर्गीकरण है, पहला है जालवत संयोजी ऊतक। देखिए, वर्ड को ध्यान में रखिएगा तो कुछ चीजें स्पष्ट भी हो जाता है, जैसे जालवत यानी जाली, याद रखिएगा, जालवत संयोजी ऊतक। देखिए, जालवत संयोजी ऊतक की कोशिकाओं के बीच कोशिका द्रव्य में कई विशिष्ट प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जो इनकी जालीनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। इस तरह के ऊतक प्लीहा, यकृत और अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। जालवत संयोजी ऊतक के जो फिगर हैं आप एक बार देख लीजिए। यह है आपका मैट्रिक्स, ये है जालवत तंतु, ये है जालवत कोशिका, ये है जीव द्रव्य, और ये है आपका नाभिक। दूसरा है रंजकीय संयोजी ऊतक। इस संयोजी ऊतक की कोशिकाएं परस्पर संयोजित न होकर पृथक होती हैं, जिन्हें रंजक कोशिकाएं कहा जाता है। ये ऊतक संरचनाओं को रंग देने का कार्य करते हैं, और इनकी कोशिकाओं के बीच पीले, भूरे, काले और नीले तथा मिलेनिन वर्ण के कण पाए जाते हैं, और ये ऊतक आंख तथा मानव त्वचा में पाए जाते हैं। याद रखिएगा। फिगर को एक बार देख लीजिए। देखिए, ये है आपका लचीले तंतु, ये है रंजक कोशिका, ये है मैट्रिक्स, ठीक है, और ये है आपका लिम्फोसाइट। तीसरा है शिथिल संयोजी ऊतक। ठीक है, शिथिल संयोजी ऊतक को एरियोलर संयोजी ऊतक के नाम से भी जाना जाता है, और संपूर्ण शरीर में त्वचा, मांसपेशियों के मध्य, रक्त नलिकाओं के चारों ओर, उपकलाओं के नीचे और श्वास नली तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है। इनमें अनियमित आकार की माइक्रोफेजेस कोशिकाएं हानिकारक, निरर्थक और मृत कोशिकाओं का भक्षण करती हैं, सफाया करती हैं। इसमें असीमित आकार की चपटी और बड़ी फाइब्रोसाइट्स तथा फाइब्रोब्लास्ट्स पाई जाती हैं। इन ऊतकों में मैट्रिक्स तथा तंतुमय प्रोटीन स्रावित होती हैं। मैट्रिक्स में उपस्थित मास्टर कोशिकाओं से हिस्टामिन, हिपैरिन, सीरोटोनिन आदि स्रावित होती है। ये जलन, एलर्जी और प्रतिस्कंदनकारी और सूजन आदि प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। चौथा है सघन संयोजी ऊतक। इन्हें घने रेशेदार संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। सघन यानी घने, घने रेशेदार संयोजी ऊतक भी इन्हें कहा जाता है, और इनके अधात्री यानी मैट्रिक्स में सामान्यतः फाइब्रोसाइट्स कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्नायु, ठीक है, 2 प्रकार हैं। पहला है स्नायु, और यह श्वेत कोलेजन तंतुओं से निर्मित होता है। ठीक है, स्नायु को अंग्रेजी में बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है, ये क्या करता है, ये 2 हड्डियों को मतलब कि जोड़ता है। जो लिगामेंट है ये क्या करता है,
ये दो हड्डियों को जोड़ता है, आपस में एक दूसरे से जोड़ता है, और ये ऊतक बहुत लचीले और मजबूत होते हैं। याद रखिएगा, जो लिगामेंट होते हैं ये क्या करते हैं, इनके फंक्शन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो लिगामेंट है आपस में एक दूसरे से बोन को क्या करते हैं, एक दूसरे के बोन को जोड़ते हैं। ये ऊतक बहुत लचीले मजबूत होते हैं, और स्नायु में जो मैट्रिक्स होते हैं या तरल जो ऊतक होता है ये अत्यंत निम्न होता है, कम होता है। दूसरा इसका जो भाग है वह है टेंडन यानी कंडरा। जो कंडरा है मजबूत और सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं, जो अस्थियों को यानी जो हड्डियां होते हैं इन हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ते हैं। अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य टेंडन करता है। इसके बाद तीसरा जो भाग है कंकाल ऊतक, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जो कंकाल ऊतक है यह ऊतक मानव शरीर को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, जो शरीर के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। यह शरीर के विभिन्न भागों को जोड़कर कंकाल तंत्र, इसके जो स्केलेटल सिस्टम है इसका निर्माण करते हैं। और दो प्रमुख इसके भाग हैं। जो कंकाल ऊतक है इसके दो भाग हैं, एक है बोन, दूसरा है कार्टिलेज यानी अस्थि उपास्थि। तो बोन के बारे में अगर बात करें तो यह अंतः कंकाल का निर्माण करके शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। जो बोन होता है क्या करता है, ये अंतः कंकाल का निर्माण करता है और शरीर को एक निश्चित आकार देता है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है, जो शरीर के अंगों और मांसपेशियों को सहायता जो है प्रदान करता है। और अस्थि कोशिकाएं कठोर यानी मैट्रिक्स में धसी होती हैं, जो कैल्शियम और फास्फोरस से निर्मित होती हैं। जो बोन होता है वो किससे बना होता है, याद रखिए, कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। इनकी कोशिकाओं को ऑस्टियोब्लास्ट भी कहा जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट। दूसरा है कार्टिलेज उपास्थि। देखिए, उपास्थि जो है या कार्टिलेज जो है यह पतले महीन कोलेजन तंतुओं से मिलकर बना होता है। इसका मैट्रिक्स एक प्रकार के प्रोटीन से बना होता है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे कॉन्ड्रिन कहते हैं। उपास्थि की कोशिकाओं के बीच पर्याप्त मतलब कि स्पेस होता है, स्थान होता है, जिसके चारों ओर द्रव से भरा हुआ एक आवरण होता है जिसे लैकुना कहा जाता है। इसकी ठोस मैट्रिक्स प्रोटीन और शर्करा से निर्मित होती है। यह अस्थियों को जोड़ मतलब जो कार्टिलेज है यह अस्थियों के जोड़ों को क्या करता है, समतल बनाता है। और उपास्थि नाक, कान और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। ठीक है, शार्क मछली, जो शार्क मछली है इसका पूरा कंकाल तंत्र उपास्थि का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो यहां पे उपास्थि और अस्थि में अंतर दिया गया है, यानी बोन और कार्टिलेज में जो अंतर किया गया है इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, दोनों के अंतर को देखते हैं, क्या क्या इन दोनों में अंतर है। जो कार्टिलेज है इसका मैट्रिक्स अर्ध पारदर्शी कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन से बना होता है, और जो बोन होता है इसका मैट्रिक्स अपारदर्शी ओसिन नामक प्रोटीन से ये बना होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो इसका अंतर है, उपास्थि लचीले होती हैं परंतु कैल्सीफाइड उपास्थि कैल्शियम लवणों, जो कैल्शियम लवण होते हैं इन लवणों के संचयन के कारण कठोर हो जाती है। जो बोन होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के कारण अस्थियों का जो है क्या होता है, अस्थियों का कठोर होना, मतलब कि ये जो बोन होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के कारण ये हार्ड हो जाते हैं। जो कार्टिलेज है यानी उपास्थि के चारों ओर पेरिकॉन्ड्रियम का तंतुमय आवरण होता है, और अस्थि के चारों ओर पेरिओस्टियम, याद रखिएगा, पेरिओस्टियम का तंतुमय आवरण जो है मतलब कि होता है, घिरा होता है। और जो कार्टिलेज है उपास्थि में मजा नहीं पाई जाती है, जो कार्टिलेज है इसमें मजा नहीं होता है, और जो बोन है खोखली अस्थियों में मजा पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक। मस्कुलर टिश्यू, पेशीय ऊतक लंबी और पतली कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, जिन्हें पेशीय रेशा या तंतु कहा जाता है। इन ऊतकों में संकुचन का विशिष्ट गुण होता है। ठीक है, मतलब फैलते सिकुड़ते हैं, और यह एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे संकुचन प्रोटीन भी कहते हैं, याद रखिएगा। यह कंकाल के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है, और शरीर का लगभग
40 से 50% भाग पेशीय ऊतकों से बना होता है। पेशीय ऊतक के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले द्रव और केंद्रक को क्रमशः सार्कोप्लाज्म एवं सार्कोमेयर कहते हैं। पेशीय ऊतकों के जो कार्य हैं इसके बारे में अगर बात करें तो पहला कार्य है, पेशीय ऊतक संकुचन के गुण के कारण अंगों को गति प्रदान करते हैं और साथ ही अस्थि को यानी बोन को सहायता प्रदान करते हैं। हृदय स्पंदन, रक्त और लसिका के प्रवाह, उत्सर्जी पदार्थों के संवहन में ये सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है। पेशीय कोशिकाएं अति क्रियाशील होती हैं। शरीर के कुल ताप का अधिकांश इनकी क्रियाशीलता के कारण ही उत्पन्न होती हैं और इन पेशियों के संकुचन आदि से शरीर का तापमान संतुलित बना रहता है। इसके बाद पेशीय ऊतक के बारे में अगर बात करें तो इनके 3 प्रकार हैं। मस्कुलर टिश्यूज के 3 भाग हैं, रेखीय पेशीय ऊतक, अरेखित पेशीय ऊतक और हृदय पेशी। इन तीनों के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेखित पेशीय ऊतक के बारे में अगर बात करें तो इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुकेंद्रीय होती है। जो रेखित पेशीय ऊतक है इनकी जो मतलब कि इस ऊतक की जो कह सकते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं लंबी होती हैं, बेलनाकार होता है, शाखा रहित और बहुकेंद्रीय होता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह पेशी हल्के और गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं। इसी कारण इसे रेखित पेशी ऊतक कहते हैं। रेखित पेशी ऊतक। इस प्रकार की पेशियां मुख्य रूप से हाथ, पैर, गर्दन, आंख और अन्य ऐसे अंगों में पाई जाती हैं जो हमारी इच्छा के अधीन कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, याद रखिएगा, जो रेखित पेशीय ऊतकों की जो सामान्य विशेषताएं हैं, 2 विशेषताएं यहां पर दिया गया है, ध्यान में रखना है। ये पेशीय प्रायः अपने दोनों सिरों पर अस्थियों से जुड़ी होती हैं। इन्हें कंकाल पेशीय भी कहते हैं, यानी स्केलेटन जो है क्या बोलते हैं, स्केलेटन पेशियां। ठीक है। और अधिकांश पेशियां अपने इच्छा अनुसार तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में कार्य करती हैं और इस कारण इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। यानी इच्छा के अनुसार जो है, इच्छा अनुसार जो तंत्रिका तंत्र मतलब कार्य करती हैं, तो इसी कारण इसे ऐच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। ये पेशियां निरंतर कार्य करने पर थक जाती हैं, इन्हें विश्राम की भी आवश्यकता होती है। दूसरा है अरेखित पेशीय ऊतक। अरेखित पेशीय ऊतक। अरेखित पेशियां पतली, लंबी, केंद्रक युक्त तंतुमय कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। इनमें हल्की गहरी अनुप्रस्थ धारियां नहीं होती हैं और इसी कारण इन्हें अरेखित पेशियां कहते हैं। इसी प्रकार इनका संकुचन हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता है, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। इनकी कार्य दक्षता है पेशीय ऊतक से अधिक होती है। तो कार्य करने की जो क्षमता है, जो संपूर्णता है, दक्षता है, पेशीय ऊतक से सबसे ज्यादा है। और ये पेशीय ये जो अरेखित पेशीय ऊतक जो है, ये पेशियां आहारनाल, श्वासनाल, पित्ताशय और नेत्र के आइरिस और वृषण में पाई जाती हैं। संरचना के आधार पर अरेखित पेशीय ऊतकों के 2 प्रकार हैं। पहला है प्राथमिक तंतु, ये मायोसिन के बने होते हैं, और दूसरा है द्वितीयक तंतु, ये एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन तथा ट्रोपोनिन के बने होते हैं। अरेखित पेशीय ऊतकों के जो प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, एक इकाई यानी सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट यानी बहु इकाई। जो सिंगल यूनिट है इसके बारे में अगर बात करें तो ये खोखले अंगों के दीवारों जैसे पाचन नाल, गर्भाशय, मूत्राशय व मूत्र नाल में पाई जाती हैं, यानी ये भित्तियों के रूप में पाई जाती हैं। एक इकाई यानी सिंगल यूनिट। और जो बहु इकाई है ये त्वचा, आंख के आइरिस तथा रुधिर नलिकाओं के दीवारों पर पाई जाती हैं, याद रखिएगा। तीसरा है हृदय पेशियां। जो हृदय पेशियां है, ये पेशियां छोटे बेलनाकार और शाखान्वित पेशीय तंतुओं से निर्मित होती हैं। हृदय भित्तियां का निर्माण ये करती हैं। संरचना में यद्यपि ये रेखित पेशियों के समान होती हैं, परंतु कार्यात्मक रूप से अरेखित पेशियों की भांति अनैच्छिक होती हैं। तो ये हृदय में लयबद्ध संकुचन और प्रसार करती है और इसी से शरीर में रुधिर का परिवहन होता है। ये सामान्यतः फेफड़ों का नसों में पाई जाती हैं। जो फेफड़ों का नस होता है इसमें ये पाई जाती हैं। इसके बाद रेखित और अरेखित पेशियों में अंतर क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, रेखित पेशी ये बेलनाकार, लंबी और अशाखित होती है। अरेखित पेशी ये छोटी, शाखित और नुकीली होती है। रेखित पेशी की लंबाई 1 मिलीमीटर से 30 मिलीमीटर तक होती है
और अरेखित पेशी की जो लंबाई है 0.02 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर के बीच होता है। रेखित पेशी, इनमें बहुत से केंद्रक सार्कोप्लाज्म के परिधीय भाग में स्थित होते हैं। कहां पर? सार्कोप्लाज्म के परिधीय भाग में। और अरेखित पेशी, इसमें केवल एक केंद्रक सार्कोप्लाज्म के परिधीय भाग में स्थित होता है। रेखित पेशी, इनमें संकुचन ऐच्छिक के साथ साथ धीरे धीरे होता है, लेकिन देर तक होता है। और अरेखित पेशी, इसमें संकुचन धीरे धीरे होता है, यानी संकुचन अनैच्छिक होता है। रेखित पेशी, ये पेशियां अस्थियों से जुड़ी रहती हैं, ठीक है। और अरेखित पेशियां आंतरिक भागों और रुधिर वाहिनियों के दीवारों में ये होती हैं। रेखित पेशी, इन पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण रहता है, और अरेखित पेशी, इन पर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण रहता है। इसके बाद तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं शीघ्र उत्तेजित होती हैं और उत्तेजना को संपूर्ण शरीर में ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। तंत्रिकाओं का संवहन हमें इच्छा अनुसार अपने पेशियों को गति करने में सहायता प्रदान करता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों से निर्मित होती है। एक तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं, जो तंत्रिका ऊतक के मुख्य इकाई है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं: तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु और न्यूरोगिलिया। याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिका के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तंत्रिका कोशिका के बारे में, नर्व सेल के बारे में, तो इसके 3 भाग हैं। कोशिका काय यानी साइटोन, और यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है, जिसमें एक केंद्रक और चारों ओर कोशिका द्रव्य में प्रोटीन युक्त निसेल्स के रंगीन कण होते हैं। दूसरा है वृक्षिकाएं यानी डेड्रॉन। ये कोशिका काय से निकले प्रवर्धी यानी डेंड्राइट्स हैं, जिनसे एक से अधिक डेड्रॉन निकलते हैं। तीसरा है तंत्रिका या एक्सॉन। साइटोन से न्यूरिलेमा में बंद लंबा और बेलनाकार प्रवर्धी निकलता है, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संवेदनाएं और संदेश वाहक का कार्य करता है। इसके बाद है नर्व फाइबर्स यानी तंत्रिका तंतु। संयोजी ऊतक के द्वारा बहुत से तंत्रिका रेशे एक साथ मिलकर, याद रखिएगा, एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का जो है निर्माण करते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, संवेदी तंतु और दूसरा है प्रेरक तंतु। संवेदी तंतु जो है यानी आवेग को ये क्या करते हैं, आवेग को ग्राही अंगों से मस्तिष्क या मेरुरज्जु में ले जाते हैं। और इसके विपरीत जो प्रेरक तंतु हैं, मोटर फाइबर, ये आवेग को मस्तिष्क या मेरुरज्जु से कार्यकारी अंगों में ले जाते हैं। इसके बाद है न्यूरोगिलिया। तीसरा क्या है? न्यूरोगिलिया। और यह एक विशेष प्रकार की तंत्रिकीय कोशिका है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन के साथ उपस्थित होती है। तो तंत्रिका कोशिका जो है, जो फिगर है आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये है, इसको बोलते हैं द्रुमाक्ष, ठीक है। ये है आपका निसेल्स कण। ये क्या है? निसेल्स कण है। ये है आपका कोशिका का यानी सेल बॉडी है। ये है आपका केंद्रक, याद रखिएगा। यह है आपका श्वान कोशिका और यह है आपका तंत्रिकाक्ष। क्या है? एक्सॉन, तंत्रिकाक्ष। यह है आपका माइलिन आवरण। यह है रेनवियर के नोड। ये जो है, ये नोड है। यह है आपका तंत्रिकाक्ष सिरा। तंत्रिकाक्ष सिरा कहां पर है? ये वाला। देखिए, इसके बाद इस पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया इस टॉपिक से रिलेटेड, पहला है संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा पहुंचता है? जो वेस्कुलर होते हैं, ये पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा पहुंचाते हैं? किसके द्वारा पौधों के अन्य भागों में जो है, मतलब जड़ से पौधों के अन्य भागों में पानी को पहुंचाया जाता है? तो मैंने 2 बातें बताया था आपको, जो इंपॉर्टेंट था, उस समय बोला भी था, जाइलम और फ्लोएम। इन दोनों को याद रखिएगा। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा जाइलम। जाइलम जो जाइलम ऊतक है, ये पेड़ पौधों के जड़ों से पानी को खींचकर संचित करके पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जाइलम यानी जल का, जाइलम जो वर्ड है, ये वाटर से आप रिलेट कर सकते हैं, जाइलम यानी जल से रिलेट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, पौधों में जाइलम के उपस्थिति से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो सेम प्रश्न है, जल का वहन होता है। तीसरा है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। पौधों में जो फ्लोएम है, इसका कार्य क्या है? तो आहार वहन के लिए। जब
आहार बन जाता है, जब भोजन पौधों में बन जाता है, तो ये पौधों के अन्य भागों में, याद रखिएगा, ये दोनों क्षेत्रों में, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों क्षेत्रों में ये क्या करते हैं, भोजन को पहुंचाते हैं। लेकिन जो जाइलम होता है एक दिशीय होता है, सिर्फ ये नीचे से ऊपर तक पानी को संवहन करता है, यानी ले जाता है। चौथा है पौधे और पेड़। पौधा या जो पेड़ है, इनका खाना जब तैयार हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पौधे या पेड़ का खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है, इसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो एपिडर्मिस, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 6 नंबर है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो टेंडन, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ब्लड है, ब्लड क्या है, रक्त क्या है? तो देखिए, रक्त एक संयोजी ऊतक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और 8 नंबर है, मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, आप बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, 7.4 होता है। देखिए, एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त कितना है? एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है प्रति 100 ml रक्त में कितना होता है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14.5 GM। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 14.5 GM। प्रश्न संख्या 10 है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है? याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लाज्मा में जो जल का परसेंटेज होता है वो होता है 90%, 90% जल पाया जाता है प्लाज्मा में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है, आपको बताना है कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य की जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, इनका लाइफ पीरियड कितना होता है, जीवन काल कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 120 दिन, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 12 है, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 5 प्रकार की होती हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, 13 नंबर आप बताइए कमेंट करके कि जो ब्लड ग्रुप की खोज है किसने की थी? रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने बताया भी था, इसको याद रखिएगा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, लैंडस्टीनर ने। किसने किया था? लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 14 नंबर है, पौधे के कुछ भाग जैसे पत्ते और तने, इनको मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। इनकी नम्यता का कारण किसकी बहुतायता को माना जा सकता है? किसके बहुतायता के कारण पेड़ के जो कुछ भाग होते हैं जैसे पत्ते और तने जो होते हैं, इनको मोड़ने पर ये टूटते नहीं है, आसानी से फोल्ड हो जाते हैं, किसके कारण? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा मृदुतक के कारण। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है, आप देख सकते हैं, कथन ए कह रहा है कि ए बी, कथन ए में कहा गया है कि ए बी रुधिर समूह के लोग, यानी ए बी ब्लड ग्रुप के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। क्या यह सही है या गलत? तो ए बी रुधिर समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। लेकिन जो आर दिया गया, कारण आर, इसमें पूछा गया कि रुधिर समूह ए बी की लाल रुधिर कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता, इसीलिए अन्य किसी रुधिर समूह के साथ समूहन नहीं होता है। तो दूसरा जो रीजन जो दिया गया है, परंतु जो आर है वो गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। लिगामेंट व टेंडन है। लिगामेंट और टेंडन क्या है? लिगामेंट और टेंडन, याद रखिएगा, ये संयोजी तंतुमय ऊतक हैं। क्या है? संयोजी तंतुमय ऊतक, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 17 नंबर है, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक से निर्मित होता है?
जो ऊंट में कुबड़ पाया जाता है, उसके पीठ पे जो देखे होंगे आप कि कुबड़ टाइप का रहता है, उसमें क्या पाया जाता है आप बताइए। तो ऊंट का कुबड़ किस उत्तक से निर्मित होता है? तो याद रखिएगा, वसामय उत्तक से निर्मित होता है, उसमें वसा भरा भरा होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 18 नंबर है, त्वचा के बाहरी स्तर पर बनने वाले उत्तक का क्या नाम है? त्वचा के बाहरी स्तर पर बनने वाले उत्तक का नाम है सल्की उत्तक। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 19 नंबर में आपको बताना है, ऐच्छिक पेशी पाई जाती है किसमें? ऐच्छिक पेशी पाई जाती है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा पित्ताशय में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है। मैं चारों ऑप्शन को जो है बोल देता हूं, अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके आगे बढ़िएगा। ऑप्शन ए है श्वेत ग्रंथिया, ऑप्शन बी है संयोजी उत्तक, ऑप्शन सी है वसामय उत्तक, और ऑप्शन डी है रोम। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है। कमेंट कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वसामय उत्तक। इसके बाद प्रश्न संख्या 21 है, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तक का। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ये बायोलॉजी का एक शाखा है जिसमें उत्तक का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। और प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से पादप उत्तकों का एक प्रकार नहीं है। 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि निम्नलिखित में से, इन चारों में से जो पादप उत्तक का एक प्रकार नहीं है वो कौन सा है? तो पादप उत्तक का एक प्रकार नहीं है, इसमें जो दिया गया 4 ऑप्शन में से वो है आपका उपकला उत्तक, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उपकला उत्तक जो है एक मतलब ये पादप उत्तक का प्रकार नहीं है। 23 नंबर है, पादपों की जड़ों और तनों के सिरों पर किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? पादपों की जड़ों और तनों के सिरों पर किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? तो शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक। इसका सही जवाब हो जाएगा शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक, यानी ऑप्शन सी। 24 नंबर है, किस प्रकार के उत्तक पादपों में भोजन, गोंद, टेनिन, रेजिन आदि का भंडारण करते हैं? किस प्रकार के उत्तक पादपों में भोजन, गोंद, टेनिन, रेजिन आदि का भंडारण करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मृदु उत्तक। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 25 नंबर है, जल और खनिज संवाहक उत्तक जाइलम पादप के किस अंग में उपस्थित होता है? जल और खनिज संवाहक उत्तक जाइलम पादप के किस अंग में उपस्थित होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 26 नंबर है, फोयम का मुख्य कार्य क्या है? फोयम का जो मुख्य कार्य है वह पत्तियों के द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 27 नंबर है, किस पादप उत्तक में चालनी नलिकाएं, किस पादप उत्तक में चालनी नलिकाएं एवं सह कोशिकाएं पाई जाती हैं? किस पादप उत्तक में चालनी कोशिकाएं एवं सह कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो फोयम में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सभी एमसीक्यूज जो है बहुत ज्यादा मतलब कि वीवीआई हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनको 1-2 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। 28 नंबर जो है इसमें आपको बताना है, देखिए निम्नलिखित में से आपको बताना है कि जंतु उत्तकों का जो एक प्रकार है वो कौन कौन से हैं। तो निम्नलिखित में से जंतु उत्तकों का जो प्रकार है उपकला उत्तक है, संयोजी उत्तक है और पेशी उत्तक है, यानी ये सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। जंतु उत्तक, उपकला उत्तक भी है, संयोजी उत्तक को भी और पेशी उत्तक को भी कहा जाता है। 29 नंबर है, ऐसे उत्तक जिनमें दुग्ध जैसा गाढ़ा तरल पदार्थ भरा रहता है वह है। ऐसे उत्तक जिनमें दुग्ध जैसा गाढ़ा तरल पदार्थ भरा रहता है उसे कहते हैं लैक्टिफेरस। क्या बोलते हैं? लैक्टिफेरस। प्रश्न संख्या 30 है, उपकला उत्तक जंतुओं में कौन सा कार्य करते हैं?
उपकला ऊतक जंतुओं में कौन सा कार्य करते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, इंपॉर्टेंट है। जल का अवशोषण कहते हैं। ये जो उपकला ऊतक होते हैं जंतुओं में जल का अवशोषण करते हैं, भोजन का भी अवशोषण करते हैं और रक्षात्मक आवरण का ये निर्माण करते हैं। यानी ये सभी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 31 है, ऐसे ऊतक जो विभिन्न रस और हार्मोन के स्राव के लिए विशिष्ट स्तंभाकार संरचनाएं ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं? ऐसे ऊतक जो विभिन्न रस और हार्मोन के स्राव के लिए विशिष्ट स्तंभाकार संरचनाएं ग्रहण करते हैं, कहलाते हैं ग्रंथिल उपकला ऊतक। क्या कहलाते हैं? ग्रंथिल उपकला ऊतक। 32 है, वह ऊतक जिसका निर्माण भ्रूणीय मध्य स्तर मीसोडर्म से होता है, क्या कहलाता है? वह ऊतक जिसका निर्माण भ्रूणीय मध्य स्तर यानी मीसोडर्म से होता है, कहलाता है संयोजी ऊतक। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 33 है, वह ऊतक जिससे मानव शरीर के लगभग 30% भाग का निर्माण होता है, जो विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों को जोड़ता है, क्या कहलाता है? वह ऊतक जिससे मानव शरीर के लगभग 30% भाग का निर्माण होता है तथा जो विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों को जोड़ता है, कहलाता है संयोजी ऊतक। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 34 नंबर है, रुधिर एवं लसिका किस प्रकार के ऊतक हैं? रुधिर यानी लिम्फ और जो आपका ब्लड है वो किस प्रकार के ऊतक हैं? तो ये तरल संयोजी ऊतक हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तरल संयोजी ऊतक। इसके बाद मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो कितने दिनों का होता है? कमेंट करके बताइए, कितने वर्षों का होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, जो मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं हैं इनका जीवन काल 10 से 13 दिन के बीच होता है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। मानव शरीर के लिए किस अंग को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? मानव शरीर के लिए किस अंग को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। मानव शरीर के लिए किस अंग को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लीहा को। प्लीहा इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के बारे में यानी पादपों की अकारिकी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एनसीईआरटी बायोलॉजी तथा अन्य जो बुक्स हैं इनके पीडीएफ भी अवेलेबल हैं। जो चैनल पे पढ़ाया गया वो सभी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को क्या किया गया है, अपडेट कर दिया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।